हेलो। आज हम एक ऐसे विवाद की बात करने वाले हैं जिसने पूरी राजनीति में एक बड़ा तूफान ला दिया है। क्या सिर्फ एक गाने का सीक्वेंस इतना बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है? बिल्कुल। एक्टर विजय के हालिया शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने राष्ट्रवाद और तमिल पहचान के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में इस पूरे मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 5 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। शपथ विवाद, तमिल थाई वजथू का मतलब, 1965 के प्रोटेस्ट, वंदे मातरम के मायने और आखिर में विजय की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। शपथ ग्रहण का ये पूरा विवाद आखिर है क्या? हुआ कुछ यूं। चेन्नई में विजय की नई पार्टी टीवीके का फंक्शन था। वहां के सीक्वेंस पर जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले बजा वंदे मातरम, उसके बाद हमारा राष्ट्रगान जन गण मन और एकदम आखिर में तीसरे नंबर पर बजा राज्य गीत तमिल थाई वजदू। नॉर्मली ये एक बहुत ही आम सीक्वेंस लग सकता है, लेकिन राजनीति में हर छोटी डिटेल का एक बहुत बड़ा मतलब होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दशकों पुरानी परंपरा ये कहती है कि तमिलनाडु सरकार के किसी भी फंक्शन में हमेशा सबसे पहले तमिल थाई वजथू ही बजाया जाता है। तो जैसे ही ये ऑर्डर चेंज हुआ, डीएम के नेताओं और द्रविडियन विचारकों में तुरंत जबरदस्त नाराजगी फैल गई। उन्हें लगा कि ये सीधे तौर पर उनकी पहचान को किनारे करने जैसा है। अब यहाँ थोड़ा रुककर समझते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। आखिर इस तमिल थाई वजथू के मायने क्या है और ये इतना अहम क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई साधारण सी धुन नहीं है। मनोमन्यम सुंदरनार द्वारा लिखा गया ये राज्य गीत मदर तमिल, या कहें कि तमिल माता का आवाहन करता है। ये वहाँ के कल्चर, प्राचीन विरासत और गर्व का सबसे बड़ा प्रतीक है। पॉलिटिक्स से परे इमोशनली ये वहाँ के लोगों के दिलों से जुड़ा है। तो इसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे रखना वहाँ रातों रात एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। इस गुस्से की असली वजह इतिहास में छिपी है। बढ़ते हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, 1965 के भाषा आंदोलन। अगर हमें आज की तमिल राजनीति को सही मायनों में समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। भारत के बाकी राज्यों में भाषा शायद सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर हो सकती है, पर तमिलनाडु में वहां भाषा एक पॉलिटिकल शील्ड है, एक ढाल की तरह। किसके खिलाफ? उत्तर भारतीय राजनीतिक प्रभुत्व और केंद्रीकरण के खिलाफ। ये डर वहां हमेशा से रहा है। 1930 और 40 के दशक से ही ये डर पनपने लगा था कि हिंदी उन पर थोपी जाएगी। पर असली टर्निंग पॉइंट आया 1965 में, जब केंद्र सरकार ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की योजना बनाई तो वहां विशाल और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। उस घटना ने तमिल राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया और नतीजा ये निकला कि 1967 के चुनावों में द्रविडियन पार्टियों ने सत्ता पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उन प्रदर्शनों से जो द्रविडियन मूवमेंट निकला, उसके 3 मेन पिलर्स हैं: तमिल पहचान, सामाजिक न्याय और जाति विरोधी सुधार। पिछले 6 दशकों में ये सांस्कृतिक प्रतीक वहां इतने ज्यादा पवित्र हो चुके हैं कि आज भी इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ एक बड़ा राजनीतिक भूकंप ला सकती है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, वंदे मातरम के दोहरे मायने। कि काफी दिलचस्प है कि कैसे एक ही गाने को अलग अलग विचारधाराओं के लेंस से देखा जाता है। देश के बाकी हिस्सों के लिए 1875 का वंदे मातरम ब्रिटिश विरोधी देशभक्ति और आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। वहीं द्रविडियन राजनीति के एक हिस्से में इसे कभी-कभी उत्तर भारतीय राष्ट्रवाद या सेंट्रलाइज्ड नेशनलिज्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो दोनों आइडियोलॉजीज यहाँ बिल्कुल आमने सामने आ जाती है। डीएमके इसी सीक्वेंस को एक हायरार्की की तरह देखती है। उनके मुताबिक वंदे मातरम सबसे पहले बजने से भारतीय राष्ट्रवाद सबसे ऊपर हो गया, फिर राष्ट्रगान से संवैधानिक राष्ट्रवाद दूसरे नंबर पर आ गया और उनकी प्यारी तमिल पहचान उसे धकेलकर सबसे नीचे यानी तीसरे नंबर पर कर दिया गया। उनके लिए ये क्लियरली तमिल गौरव को नीचा दिखाने जैसा था। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर एक न्यूट्रल नजरिए से देखें तो अर्ली 2026 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार जब दोनों गाने एक साथ बजने हों तो वंदे मातरम हमेशा राष्ट्रगान से पहले बजाया जाना चाहिए। तो विजय के सपोर्टर्स का सीधा सा डिफेंस ये है कि वो किसी का अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल नए यूनियन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे। तो आखिर ये पूरा गेम चल क्या रहा है? आइए देखते हैं अपना 5वां पॉइंट, विजय की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। इस पूरे मुद्दे में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर हम एक्टर विजय की इमेज देखें तो वो हमेशा से सत्ता विरोधी और मजबूती से प्रो तमिल रहे हैं।
सबको लगा था कि वो पूरी तरह से पारंपरिक द्रविडियन प्रतीकों को ही अपनाएंगे, पर शपथ ग्रहण में राष्ट्रीय प्रतीकों को इस तरह गले लगाना, ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। उनका ये एक्शन उनकी पुरानी इमेज से बिल्कुल अलग था। तो इसके पीछे उनकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि विजय शायद एक मिडिल ग्राउंड यानी बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो गर्व से तमिल जरूर हैं, पर एंटी नेशनलिस्ट बिल्कुल नहीं हैं। एक तरफ डीएमके है, दूसरे तरफ बीजेपी। ऐसा लगता है कि विजय तमिल पहचान और भारतीय राष्ट्रवाद का एक नया ब्लेंड तैयार करके इन दोनों के बीच अपनी एक बिल्कुल नई स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विवाद इतनी तेजी से बढ़ा कि टीवीके को तुरंत अपने कदम पीछे खींचने पड़े। पार्टी ने बयान जारी किया कि भविष्य में सरकार के सभी समारोहों में तमिल राज्य गीत को ही सबसे पहले बजाया जाएगा। जाहिर सी बात है, अपनी राजनीति की शुरुआत में ही वो अपने कोर तमिल वोटरों को नाराज करने का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। वैसे जब तमिल प्राइड की बात हो ही रही है, तो इसी बीच एक बड़ा शानदार ऐतिहासिक तथ्य भी सामने आता है। इसी क्षेत्र के महान चोल शासकों ने एक जमाने में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी गहरी नौसैनिक सर्वोच्चता या कहें नेवल सुप्रीमेसी स्थापित की थी। ये अकेले ही याद दिलाने के लिए काफी है कि तमिल अस्मिता की जड़ें कितनी प्राचीन, समृद्ध और शक्तिशाली हैं। तो फाइनली इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये महज कोई सेरेमोनियल प्रोटोकॉल या दो गानों के बजने के क्रम का विवाद बिल्कुल नहीं है। असल में ये भारतीय राष्ट्रवाद और तमिल क्षेत्रीय पहचान के बीच का एक बेहद गहरा और वैचारिक टकराव है जो दशकों से चला आ रहा है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनर हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या तमिलनाडु का राजनीतिक भविष्य अपनी उसी पारंपरिक द्रविडियन विचारधारा पर ही टिका रहेगा, या फिर टीवीके और विजय द्वारा पेश किए जा रहे इस नए मिले जुले रास्ते को लोग अपनाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। इस जटिल विषय के इस डीप एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही और शानदार एक्सप्लेनर के साथ लौटेंगे।